हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी माइक्रो टीचिंग में हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी हम कुछ स्किल के बारे में बात की है, जैसे कि स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग और लेक्चरिंग। और अब हम बात करने वाले हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल। बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स जब लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लानिंग के लिए वो दो तरीके के लेसन प्लान बनाते हैं, एक माइक्रो टीचिंग और एक मैक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की जब बात करते हैं तो कम समय, कम छात्रों की उपस्थिति या फिर छात्राध्यापक भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में हम जब समय को भी, क्लास के ड्यूरेशन को भी सीमित कर देते हैं, तो इसे माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम रखते हैं। और माइक्रो टीचिंग में हम वेरियस टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कि एक है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये एक ऐसा स्किल है जो कि टीचर बिहेवियर से संबंधित है, अर्थात इसमें बच्चों को, इसमें स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी आपको चीज़ें करनी है ना, जिससे कि है ना बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुन सकें। अर्थात बच्चों को फोकस करने के लिए है ना आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। अर्थात स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एक टीचर के द्वारा खुद के अपने बिहेवियर में परिवर्तन करने से संबंधित है, जो किस लिए किया जाता है, जो छात्रों के ध्यान को, छात्रों के अटेंशन को अपने टॉपिक में लगाने से संबंधित होता है, या फिर लेसन में फोकस करने के लिए स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा उसके बिहेवियर में जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जो बिहेवियर में वेरिएशन होता है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल अर्थात स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसके अंतर्गत इसके कुछ फैक्टर हैं, इसके कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो यह हमारी पर्सनैलिटी से संबंधित है ना। पर्सनैलिटी से संबंधित होने का मतलब इसमें शरीर का संचालन, कैसे आपको अपनी बात को रखना है, कितनी तेज़ी से आप प्रश्नों को पूछेंगे, है ना। आपकी जो टोन है वो निम्न होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए या मध्यम स्तर की होनी चाहिए। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपको प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। आप डाइस पर, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर खड़े होकर इन चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट के पास में जाके भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके बिहेवियर से संबंधित है, आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। ऐसा नहीं है कि आप सामने खड़े हैं, है ना, एक आप स्थिर होकर वहीं से ही सब गतिविधि आप संचालित कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको मूवमेंट भी करना है, आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए आप स्टूडेंट्स के पास भी जा सकते हैं, आप सामने से भी पूछ सकते हैं, आप किसी एक्टिविटी को भी है ना वहाँ पर प्ले करा सकते हैं। ओवरऑल आपको है ना स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के जो अटेंशन है, ध्यान है, उसको केंद्रित करना है। और इसके लिए आपको स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज नहीं लाना, अपने बिहेवियर में, अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस में, अपने टीचिंग बिहेवियर में आपको चेंज लाना है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत, जिसे हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम एक और स्किल की बात कर लेते हैं, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसे हम पुनर्बलन कौशल के नाम से जानते हैं। अर्थात स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलित करना है क्या, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उन्हें नई चीज़ें सीखने के लिए आपको मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों के अच्छे बिहेवियर को या सीखने की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके का आप रिवार्ड दे सकते हैं। बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत जब रिवार्ड देते हैं तो पूरी क्लास, हम रिवार्ड तो केवल 3 बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरी क्लास पर पड़ता है और पूरी क्लास से पूरे स्कूल के एटमॉस्फेयर का पता लगता है। ठीक है, तो हमें बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करना है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करना है और उनकी अच्छी वांछित अनुक्रिया को प्रोत्साहित करना है। चाहे आप
क्लास की बात करते हैं तो वर्बली उनको शाबाशी देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, वेल डन, इस तरीके का संबोधन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन की बात है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके बच्चों को आप है ना रिवार्ड किसी पुरस्कार के माध्यम से है ना उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके अच्छे बिहेवियर को, उनकी अच्छी लर्निंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यही हम चीज़ें इसके अंतर्गत हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, आपको बल देना है किस पे, बच्चों की अच्छी वांछित अनुक्रियाओं को, है ना, वांछित अनुक्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास करना है, उनको मजबूत करना है, उनको स्ट्रेंथ करना है। जबकि कोई अवांछित अनुक्रिया हो रही है तो उस पर आप दंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको दो तरीके के पुनर्बलन देना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आप प्रशंसा के रूप में उनके लिए कुछ कथन का प्रयोग कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कुछ पुरस्कार दे सकते हैं। जबकि किसी अवांछित व्यवहार के लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। दंड में केवल हम फिजिकली पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, दंड में भी हम उन्हें साइकोलॉजिकल पनिशमेंट की बात करेंगे। जैसे उनको 2 दिन के लिए है ना पर्टिकुलर जिस क्लास में वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त उनसे किसी सोशल वर्क के लिए जो कॉलेज में या स्कूल में किया जा रहा है उस कार्य में लगाकर उनसे फिजिकली काम लिया जा सकता है। इससे क्या होगा, यदि हम उन्हें दंड देंगे तो फिर वो है ना उस तरीके की गतिविधि को और ज़्यादा दोहराएंगे। हमें क्या करना है, उन्हें दंड नहीं देना। दंड का हमारा स्वरूप कैसा, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, जिसके लिए हम उनसे विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कार्य यदि है ना स्कूल में संचालित हो रहे हैं तो उनमें उनका सहयोग ले सकते हैं, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट होगा, उन्हें भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो अवांछित अनुक्रिया है ना, अनडिजायर्ड या अनवांटेड जो एक्टिविटीज हैं, इससे हम इस पर हम लगाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की गतिविधि हम इसके अंतर्गत करते हैं, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो हमने स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन और लेक्चरिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की, है ना। ऐसे ही एक होता है ब्लैक बोर्ड स्किल, स्किल ऑफ राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, मतलब श्याम पर लेखन कौशल, या फिर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की बात करें तो स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मतलब आप जिस बोर्ड का इस्तेमाल करें उस पर लेखन कौशल भी है एक। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक तो ये है कि आपकी जो राइटिंग है ना, वो एकदम सिस्टमेटिक हो, एकदम क्लियर हो और स्ट्रेट, है ना। जो भी चीज़ लिखें आप वो है ना एक स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि है ना वो आपकी है ना लाइन ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, या मतलब सिस्टम से सीधी नहीं जा रही है ना। आप जब भी लिखने का प्रयास करें तो एक अच्छी क्लियरेंस के साथ में ना अपने है ना राइटिंग को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें। ठीक है, और कुछ लिखने का स्टाइल आपको कुछ इस तरीके का ना होगा, इस तरीके का होना चाहिए। अर्थात जब आप ब्लैक बोर्ड या फिर बोर्ड पर खड़े हुए तो ब्लैक बोर्ड या फिर बोर्ड के साथ में आपका एंगल 45 का होना चाहिए। जैसे मेरी ये सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, ऐसे हम खड़े हुए तो 90 का एंगल हुआ, ऐसे खड़े हुए तो 45 का एंगल हुआ। इससे क्या है, हम लिख भी सकते हैं और हमारी नज़र स्टूडेंट्स पर भी रहनी चाहिए, जिससे कि वो कोई एक्टिविटी ना करें, इनडिसिप्लिन ना करें, जिससे कि फल उसके बाद आपकी क्या पूरी कक्षा ही आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो एक ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया। तो इन सभी स्किल को जब हम बारी बारी से हमने सीखा है, पढ़ा है, देखा है और किस में क्या गतिविधि करनी है ना, इनको हमने समझ लिया है। तो जब हम एक कंप्लीट क्लास की बात करते हैं, अब हम एक कंप्लीट क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्या इन सभी स्किल को एक साथ हमें प्रयोग करना होगा। अर्थात हम लेसन प्लानिंग से लेकर, जो लेसन प्लानिंग हमने क्लास कक्षा के अनुसार अपने टॉपिक के अनुसार बनाया है, उसके बनाने के बाद जब हम क्लासरूम में एंट्री करेंगे तो इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन स्किल से लेकर लास्ट में पुनर्बलन और स्किल ऑफ होम असाइनमेंट तक आपको ये सीरियल वाइज ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम क्लास में जब एंट्री करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी है कि सबसे पहले स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन का प्रयोग करना है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये चीज़ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आपको प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका टॉपिक निकल आता है, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है वही हमारा टॉपिक होता है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के बाद स्किल ऑफ प्रोबिंग अ क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
उसी में अब स्टिमुलस वेरिएशन का भी वहीं पर ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखो ये क्रम भी है, लेकिन अब ये नहीं है। अब हम ब्लैक बोर्ड स्किल की बात करेंगे तो क्या बाद में थोड़ा ना, एंट्री तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना पहले से। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ बोर्ड राइटिंग, है ना, ये ऑलरेडी पहले से चली रही है। ठीक है, तो एक इस तरीके से एज अ कंक्लूजन है, इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लासरूम में जैसे ही एंट्री टीचर करता है तो हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करने के बाद स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को जानने के लिए उनके प्रीवियस नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चंस और आंसर्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा, आपका ही वो टॉपिक होगा। टॉपिक की आप ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर एंट्री करने के बाद फिर आप क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, या फिर आपका जो टॉपिक है उसको आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद का क्या है, इसके बाद आप स्किल ऑफ लेक्चरिंग का प्रयोग करेंगे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसमें आप बोर्ड राइटिंग ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, स्टिमुलस वेरिएशन का भी वहाँ पे प्रयोग करना है, प्रोबिंग क्वेश्चन का प्रयोग भी आपको करना है ना, क्योंकि कुछ बताने के बाद बच्चों को आपको है ना उनसे क्वेश्चन पुट अप भी करने हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन से संबंधित हैं। फिर हमें अपने पार्ट को एक्सपेंस करने के लिए या फिर उनका विकास करने के लिए कुछ विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटल क्वेश्चन भी आप बच्चों से पूछेंगे, है ना। तो ये चीज़ें चलेंगी। कौन सा टीचिंग मेथड आपने प्रयोग किया है उसको हमें अपने प्लान के दौरान इंडिकेट करना होगा। ठीक है, लास्ट में ये सब करने के बाद हमें बच्चों को असाइनमेंट भी देना होगा। ठीक है, कुछ रिपीटेशन क्वेश्चन देने होंगे, कुछ उनको असाइनमेंट या होमवर्क देना होगा, तब हमारा ये क्लास कंप्लीट होगी और तभी हमारा वो लेसन प्लान के अनुरूप हम चीज़ें कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो किसी को कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, है ना, फिर हम उस पर और आगे चर्चा करेंगे। और माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग स्किल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसी से संबंधित है, और प्रैक्टिस टीचिंग भी आप इसी तरीके से करेंगे। किसी को समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को वास्तव में इसकी आवश्यकता है, जिनके काम का ये वीडियो है, तो ऐसे लोगों को जरूर इसको प्रेषित करें, इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू।